हेलो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे पंचायतों का वर्तमान स्वरूप और इससे जितने भी टॉपिक्स हैं हम आपको सभी कवर कराएंगे। हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, आप वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करें, ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा, अगर आप वीडियो को शेयर करोगे तो लोगों के पास पहुंचेगा वीडियो, अगर आप कमेंट करोगे तो दोस्तों यूट्यूब लोगों के पास पहुंचाएगा वीडियो। तो दोस्तों आप कमेंट भी करिएगा, जैसा भी आपको ठीक लगे वैसा कमेंट करिएगा और उसके बाद में आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए देखते हैं पंचायतों के वर्तमान स्वरूप। देखिए फ्रेंड्स, आपको मालूम होगा 1919 के भारत शासन अधिनियम, जिसमें स्थानीय स्वशासन के लिए प्रावधान है। किसमें? 1919। आपसे पूछा जाएगा बताइए स्थानीय शासन के लिए प्रावधान किस एक्ट में है, तो आप बताना 1919। और ये 1919 क्या है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। वहीं मॉन्टेग्यू कौन थे? मॉन्टेग्यू भारत राज्य सचिव हैं। मॉन्टेग्यू कौन है ये भी आपसे पूछे, बताइए मॉन्टेग्यू कौन थे, तो भारत राज्य सचिव है। वहीं चेम्सफोर्ड भारत के गवर्नर जनरल। ठीक है, आप ध्यान रखना। और देखिए प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था, प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। आपसे पूछा जाएगा बताइए प्रांतों में जो द्वैत शासन व्यवस्था थी उसमें स्थानीय स्वशासन कहाँ रखा गया था, तो आप बताना हस्तांतरित में। कहाँ रखा गया था? हस्तांतरित में। और वहीं आरक्षित जो था वो गवर्नर जनरल के पास था। ठीक है। केंद्रीय विधान परिषद केंद्र सूची के विषय पर कानून बनाएगी। जो केंद्रीय विधान परिषद है वो किस पे कानून बनाएगी? वो केंद्र सूची के विषय पर कानून बनाएगी। पहली बार द्विसदनात्मक व्यवस्था। वही प्रांतीय विधानमंडल प्रांतीय विषय पर कानून बनाएगी। और देखिए स्थानीय स्वशासनिक संस्थाएं बाह्य दबाव से पूर्णतः मुक्त होंगी। कैसी होंगी? बाह्य दबाव से पूर्णतः मुक्त होंगी। स्वतंत्र निकाय होगा, पूर्ण नियंत्रण की क्षमता होगी। ठीक है। और देखिए इसकी लिमिटेशंस क्या थी? राजकोषीय और संगठनात्मक बाधाओं के कारण असफल रही। राजकोषीय वित्त की कमी थी और संगठन की कमी थी, इसके कारण ये असफल नहीं, लोकतांत्रिक संस्थाओं के तौर पर स्थापित नहीं हो सकी। ठीक है, ये भी याद रखना। और देखिए पंचायतों के दायरे में आने वाले गांवों की संख्या भी सीमित थी। पंचायतों के दायरे में आने वाले गांवों की संख्या भी सीमित थी और इनके कार्य भी सीमित थे। 1925 तक 8 प्रांतों में पंचायती राज अधिनियम को पारित कर दिया गया था। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बताइए 1925 तक कितने प्रांतों में पंचायती राज अधिनियम पारित कर दिया गया? आपको मालूम होना चाहिए 8 प्रांतों में। कितने? 8 प्रांतों में। या क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है 8 प्रांतों में पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया? तो आप ये बताना 1925 में किया गया। ठीक है। और देखिए 1926 तक 6 देशी रियासतों ने भी पंचायती राज कानून लागू कर दिया था। तो 1926 तक 6 देशी रियासतें, 26 से 6 याद रखना, देशी रियासतों ने भी पंचायती राज अधिनियम को लागू कर दिया था। और देखिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम संस्थाओं का विकास, अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें, क्योंकि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हम पढ़ेंगे। और देखिए उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं का विकास कैसे कैसे हुआ, तो संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947, आपको मालूम भी होगा कि संयुक्त प्रांत पंचायती 1947 पारित किया गया। वहीं अगर क्षेत्र पंचायत आपसे पूछा जाए और जिला पंचायत पूछा जाए तो आप 1961 याद रखना। ठीक है फ्रेंड। और देखिए सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना का प्रयास स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाए बताइए सबसे पहले पंचायतों की स्थापना का प्रयास सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? तो आप बताना उत्तर प्रदेश में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। 1949 में संयुक्त प्रांत में ग्राम सभाओं की भी स्थापना कर दी गई थी। तो ग्राम सभाओं की स्थापना कब कर दी गई? 1949 में। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार यहाँ से आप रिवीजन करिए क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे। एक बार फ्रेंड्स आपको ना यहाँ से याद रखना कि स्थानीय स्वशासन को किस विषय में रखा गया, आपको मालूम होना चाहिए हस्तांतरित विषय में रखा गया। ठीक है। और आपको याद रखना कि 8 प्रांतों में पंचायती राज अधिनियम को पारित किया गया था 1925 में। 6 देशी रियासतों ने भी 1926 में पंचायती राज अधिनियम को लागू कर दिया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना। और पंचायती राज अधिनियम 1947 पारित किया गया उत्तर प्रदेश में। ठीक, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में पंचायतों की स्थापना का प्रयास किया गया। ये इतने पॉइंट्स आप याद रखना दोस्तों। ठीक, अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स 1957 में आपको मालूम होगा कौन सी कमेटी आई थी? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 1957 में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम कब आया था? आपको मालूम होगा 1961 में आया था। अभी हमने बताया था कब आया था, 1961 में आया था। इसी के आधार पर उत्तर प्रदेश में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए बताइए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किसकी सिफारिश पे हुआ था? आप बताना बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे हुआ था। कब हुआ था? 1957 में जो आई थी। ठीक है, आगे देखिए 73वां संविधान संशोधन अधिनियम
ये कब आया था? 1992-93, याद रखना, 92-93 याद रखना। ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए आया। ग्राम पंचायतों की स्थापना के लिए कौन सा संविधान संशोधन आया था? 73वां आया था, ठीक है। किस भाग में? भाग 9 में 243 से 243 ओ। तो यहाँ से इतने बीच में कितने अनुच्छेद आ जाते हैं? 16 अनुच्छेद आते हैं। कितने आते हैं? 16 अनुच्छेद। तो भाग 9 याद रखना, 243 ओ भाग, और अनुच्छेद 16 याद रखना। वहीं 11वीं अनुसूची और 29 कार्य याद रखना। अभी हम ना दोस्तों सब देखेंगे, आप देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी आपका पूरा रिवीजन होगा दोस्तों, ठीक। और ये दोस्तों 5वीं क्लास है, इसके बाद एक क्लास और आएगी, योजनाओं पे आएगी, उसके बाद आपका कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। आपको ना 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करा दी है। आगे देखिए 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये भी 92-93 में आया था। ये किसके लिए आया था? ये नगर पंचायतों के लिए आया था। ये याद रखना, ये नगर पंचायतों के लिए था। कौन सा? 74वां। इसमें भाग 9 के का में जोड़ा गया। ये किस में आया था? ये भाग 9 के का याद रखना। वहीं 243 पी से जेड जी याद रखना। 243 पी से 243 जेड जी याद रखना। 18 अनुच्छेद है इसमें। कितने अनुच्छेद है इसमें? 18 अनुच्छेद है और 18 कार्य हैं। तो दोनों एक साथ याद रख लो, 18 अनुच्छेद 18 कार्य, ठीक। और 12वीं अनुसूची है। अनुसूची कौन सी है? 12वीं अनुसूची है, ठीक। आगे देखिए 73वां संविधान संशोधन लोकसभा से कब पारित हुआ, राज्यसभा से कब पारित हुआ, और राष्ट्रपति जी ने कब इस पे हस्ताक्षरित किए? आपको यह भी मालूम होना चाहिए। देखिए 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, देखिए लोकसभा से कब पारित हुआ? तो 22 दिसंबर 1992। इधर भी देखिए लोकसभा से कब पारित हुआ? 22 दिसंबर 1992। दोनों सेम है, याद नहीं करना, ठीक है। और देखिए राज्यसभा से कब पारित हुआ? 23 दिसंबर 1992। इधर देखिए 23 दिसंबर 1992, सेम चल रहा। और देखिए राष्ट्रपति जी ने यहाँ पे हस्ताक्षर किए 20 अप्रैल 1993। यहाँ पर भी वही करेंगे, 20 अप्रैल 1993। तो दोस्तों ये आपको एक साथ में सभी याद हो गए, ठीक। दोस्तों ये लागू कब हुए थे? ये डेट याद रखना। जो 73वां संविधान संशोधन है वो 24 अप्रैल को लागू हुआ। कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, ठीक है। और वहीं देखिए 74वां संविधान संशोधन, ये 1 जून 1993 को लागू हुआ। कब हुआ? 1 जून 1993 को लागू हुआ। और देखिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता। ये आपको मालूम भी होगा कि 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और शुरुआत कब से हुई? 2010 से। यही पूछा जाएगा कि बताइए पंचायती राज दिवस मनाने की शुरुआत कब से हुई? 2010 से हुई। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे? आप बताना। मनमोहन सिंह थे। कौन थे? मनमोहन सिंह थे, ठीक। यहाँ से दोस्तों आपको एक बार रिवीजन करिएगा, फटाफट रिवीजन करिए कि यहाँ से क्या क्या पॉइंट्स बनेंगे। अभी हम दोस्तों ना अच्छे से रिवीजन और करेंगे, बस एक नज़र देखिए। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में आई थी, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992, वहीं 74वां संविधान संशोधन 1992-93, ठीक है। और जो 73वां संविधान संशोधन है वो भाग 9 है, इधर 74वां है, भाग 9 के का है, ठीक है। और 243 ओ 16 अनुच्छेद, यहाँ पे 243 पी से 243 जेड जी 18 अनुच्छेद, ठीक। और देखिए 11वीं अनुसूची, यहाँ पे 12वीं अनुसूची। आगे देखिए जिसमें 29 कार्य हैं, इसमें 18 कार्य हैं। 18 अनुच्छेद 18 कार्य, 16 अनुच्छेद 29 कार्य, याद रखना, ठीक। इसमें देखिए 73वां संविधान संशोधन चाहे इस पे जो लागू हुआ था 24 अप्रैल को, जो 74वां था ये 1 जून को लागू हुआ था। और ये डेट आप एक याद कर लो, आपका इधर भी काम चल जाएगा। यानी कि ये याद रखना दोस्तों, ये आएंगी डेटें आपसे पूछी जाएगी। बताइए लोकसभा से कब पारित हुआ था? 22 दिसंबर बताना। राज्यसभा से कब पारित हुआ? 23 दिसंबर बताना। और राष्ट्रपति जी ने कब हस्ताक्षरित किए थे? तो 20 अप्रैल बताना। कब बताना? 20 अप्रैल बताना, ठीक। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ये शुरुआत कब से हुई? तो यही पूछा जाएगा कि शुरुआत कब से हुई? तो 2010 से। कब से? 2010 से। उस टाइम प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत क्या होती है? अब रिवीजन करना है तो दोस्तों एक नज़र में करते चलिए जल्दी जल्दी। ग्राम पंचायत ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ग्राम पंचायत की बात की जा रही दोस्तों, जो ग्राम पंचायत जो होती है वो ग्राम सभा की एक कार्यकारी संस्था होती है। कौन? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत जो होती है वो ग्राम सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अध्यक्ष में कौन होता है दोस्तों? प्रधान और उप प्रधान, वहीं सदस्य होते हैं। इसका निर्वाचन कैसे होता है? ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। आपको मालूम होता है डायरेक्ट इलेक्शन होता है। कैसे होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। वहीं अध्यक्ष और सदस्य, ठीक है, किसका? अध्यक्ष और सदस्य का। इसमें न्यूनतम आयु होती है, आपको याद रखनी, 21 वर्ष होती है। कितनी होती है? 21 वर्ष। मतदाता के लिए 18 वर्ष होती है, मगर अध्यक्ष या सदस्य बनना है उसके लिए 21 वर्ष होती है, ठीक है। इसमें एक उप प्रधान भी होता है। तो उप प्रधान क्या होता है? सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। इसका मतलब इसका निर्वाचन जो होता है दोस्तों वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। किससे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। कौन? उप प्रधान।
और आपको मालूम होगा ग्राम पंचायत का गठन कितनी जनसंख्या पे होता है? 1000 की जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। 1000 की जनसंख्या से दोस्तों कम होगी तो वहाँ पे ग्राम पंचायत गठन नहीं हो, क्योंकि कई गाँव को मिलाकर ग्राम पंचायत बनाई जाती है। आपको मालूम होगा छोटे छोटे गाँव होते हैं ना, उनमें क्या होता है, कई गाँव जोड़ दिए थे, 2 4 5 गाँव जोड़ दिए जाते हैं, और जब उनकी जनसंख्या 1000 हो जाती है तो वहाँ पे ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। ये आपको मालूम भी होगा, ठीक है, याद रखना। कम से कम कितनी होती है? 1000 जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन होता है। आपको ये भी मालूम होगा कि ग्राम पंचायतों सदस्यों की संख्या का निर्धारण कैसे होता है? तो 1000 की जनसंख्या पे आप याद रखना कितने होते हैं? 9 होते हैं। वहीं 1000 से 2000 की जनसंख्या पर 11 होते हैं। कितने होते हैं? 11 होते हैं। और 2000 से 3000 की जनसंख्या के बीच कितने? 13 होते हैं। और 3000 से अगर अधिक है तो 15 होते हैं। आप याद रखो 9 और फिर 2 11 और फिर 2 13 फिर 2 15, यानी कि विषम में याद रखो और 2 2 जोड़ते जाओ, यानी कि 9 को याद कर लो और इधर 15 को याद कर लो, यानी कि 9 2 11 2 13 2 15, ठीक। और 1000 जनसंख्या, 1000 से 2000 जनसंख्या, और 2000 से 3000 जनसंख्या, 3000 से प्लस तो 15, ठीक। जनसंख्या के आधार पर निर्धारण होता है। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए ग्राम पंचायत से बनने वाले कुछ पॉइंट्स हैं, इनको भी देखिए कि प्रत्येक माह में कम से कम एक बार ग्राम पंचायत की बैठक है ना, ग्राम पंचायत की बैठक की बात की जा रही दोस्तों, कम से कम प्रत्येक माह में एक बार, प्रत्येक माह में एक बार, और 2 लगातार बैठकों के बीच 2 महीने से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। और देखिए नई ग्राम पंचायत गठन 30 दिन के भीतर बैठक बुलाना चाहिए। जो नई ग्राम पंचायत गठन होता है तो उसके 30 दिन के भीतर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाई जाती है, जिसे प्रथम बैठक बोलते हैं। आगे देखिए ग्राम पंचायत सचिव होता है, ग्राम विकास अधिकारी होता है। क्या होता है? ग्राम विकास अधिकारी होता है। वर्तमान में 5 ग्राम पंचायतों पर 1 ग्राम विकास अधिकारी होता है। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना? आपको यहाँ से याद रखना है कि प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक बुलानी चाहिए ग्राम पंचायत की। वहीं 2 लगातार बैठकों के बीच 2 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। आप 2 से 2 याद रखना, अंतर नहीं होना चाहिए। और नई ग्राम पंचायत गठन के भीतर 30 दिन के भीतर बैठक बुलाना अनिवार्य है, ठीक है। आगे देखिए देखते हैं ग्राम सभा। अब ग्राम सभा देखिए, प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठक होंगी, खरीफ की बैठक और रबी की बैठक। खरीफ की बैठक और रबी की बैठक। खरीफ की बैठक खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद होती है, भाई रबी की बैठक रबी की फसल कटने के तुरंत बाद होती है, ठीक है। तो ये ग्राम सभा की बैठक होती है। आगे देखिए क्षेत्र पंचायत देखिए। क्षेत्र पंचायत में क्या होता है? एक अध्यक्ष होता है जिसे प्रमुख बोलते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है जिसे उप प्रमुख बोलते हैं, कुछ सदस्य होते हैं जिनका चुनाव ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। जो दोस्तों सदस्य होते हैं क्षेत्र पंचायत में कौन से होते हैं? बीडीसी मेंबर होते हैं। आप जो अध्यक्ष होता है वो सदस्य अपने मध्य में से प्रमुख और उप प्रमुख का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? सदस्यों में से होता है। भाई सदस्य का चुनाव कैसे होता है? ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। तो सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, सदस्यों में से होता है, ठीक है। और सचिव आपको पता है, ये तो दोस्तों वीडियो की पोस्ट होती है, ठीक है, जो खंड विकास अधिकारी होता है। अब देखिए जिला पंचायत में भी एक अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन सदस्यों द्वारा होता है। प्रत्येक जिले में एक होता है, ठीक है। और सदस्य जो होते हैं वो निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है। उनका निर्वाचन कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। और ग्राम सभा सदस्य द्वारा होता है। किसके द्वारा? ग्राम सभा सदस्य द्वारा होता है, जिले के अंदर आने वाली समस्त ग्राम सभाओं, ठीक है। और सचिव कौन होता है? मुख्य विकास अधिकारी, यहाँ पे सीडीओ होता है। कौन होता है? मुख्य विकास अधिकारी, यहाँ पे होता है सीडीओ। आगे देखिए जिला पंचायत तथा क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत समितियां। आपको ये समितियां याद रखनी है। कौन समितियां याद रखना? प्रशासनिक समिति, जिला पंचायत तो क्षेत्र पंचायत की बात की जा रही दोस्तों। प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण एवं कार्य समिति, जल प्रबंधन समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति। ये 6 की 6 समितियां आप याद कर लो, अच्छे से याद कर लो, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक। प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, जल प्रबंधन समिति, स्वास्थ्य कल्याण समिति, याद रखना। आगे देखिए ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया। कैसे ग्राम प्रधान को हटाएंगे? अगर आपको ग्राम प्रधान हटाना पड़े तो कैसे हटाओगे? विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी। उसके लिए क्या करनी पड़ेगी? विशेष बैठक बुलानी पड़ेगी। और सूचना उसको 15 दिन पहले देनी पड़ेगी। क्या सूचना उसको 15 दिन पहले देना अनिवार्य है। और ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत द्वारा। कितने? 2/3। इसको याद रखना, 2/3, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रस्ताव अगर 2/3 बहुमत से पास नहीं हुआ, प्रस्ताव अगर 2/3 बहुमत से पास नहीं हुआ तो अगला प्रस्ताव 1 वर्ष बाद लाया जाएगा। यानी कि 1 वर्ष फिर आप इंतजार करना पड़ेगा, उससे पहले आप ग्राम प्रधान को नहीं हटा सकते। ऐसे क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। विशेष बैठक बुलाई जाती है, सूचना 15 दिन पहले देना अनिवार्य होता है। और वहीं ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3
ठीक है, बहुमत द्वारा, और 2/3 बहुमत से अगर पास नहीं होता है तो अगला प्रस्ताव 1 वर्ष बाद ही लाया जाएगा। ठीक है, आइए और देखते हैं, आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों, आपको अभी बताए थे हमने कि ग्राम पंचायत कौन संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन था। कौन संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन था। और ये कब आया था? 1992-93 में आया था। ये भी आपको मालूम होगा कब आया था? 1992-93 में आया था। और इसमें अनुच्छेद कितने? 243 से 243 ओ तक है। कितने? 243 ओ तक है। और भाग कौन सा? भाग 9 है। और अनुसूची कौन सी है? अनुसूची संख्या 11 है। अनुसूची संख्या 11 है। और कार्य कितने? 29 है। तो अभी हम आपको कार्य भी 29, ठीक है दोस्तों, याद कराएंगे। और जितने इसमें अनुच्छेद हैं, कितने अनुच्छेद हैं? 16 अनुच्छेद। आइए दोस्तों अब देखते हैं 16 अनुच्छेद। 2 से 3 बार अभी आपको ना यहीं पर रिवीजन करा देंगे और आपको ये याद हो जाएंगे। ठीक, बस आप एक बार देखिए। 243 में अगर पूछा जाए तो आप बताना परिभाषाएं, और 243 ए में ग्राम सभा है, 243 बी में संविधान है किसका? पंचायतों का। और 243 सी में क्या है? पंचायतों का गठन है। 243 डी में क्या है? पंचायतों के लिए आरक्षण है। पंचायतों के लिए आरक्षण है, यानी सीटों का आरक्षण किसमें? 243 डी में है। और वहीं देखिए 243 ई में क्या है? पंचायतों का कार्यकाल, ई कार्यकाल है। ठीक है, और एफ मतलब अयोग्यता है। एफ मतलब अयोग्यता, यानी अयोग्य तो फेल हो जाओगे, यानी एफ। ठीक है, और देखिए 243 जी, जी में क्या? शक्तियां हैं। क्या? शक्तियां, प्राधिकार तथा उत्तरदायित्व है। भाई एच में देखिए करारोपण की शक्ति है। एच में क्या है? करारोपण की शक्ति है। और आई में क्या है? वित्त है। आई में क्या है? वित्त है। वित्त स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। भाई जे में क्या है? जे में है दोस्तों पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण। पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण है। और के में क्या है? के में पंचायतों का चुनाव है। के है चुनाव, पंचायतों में चुनाव है। किसमें? के में। और एल में देखिए, एल में है संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। संघीय क्षेत्रों पर लागू होना किसमें? एल में है। और एम में क्या है? एम में है कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना। कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना, ये किसमें है? ये एम में है। 243 एम में है। और 243 एन में क्या है? पहले से विद्यमान कानून एवं पंचायतों को जारी रहना। पहले से विद्यमान कानून एवं पंचायतों को जारी रहना। एक बार इनको रिवीजन करिएगा तभी आपको याद होंगी। देखिए 243 में क्या है? परिभाषाएं हैं। 243 ए में क्या है? ग्राम सभा है। 243 ए में क्या है? ग्राम सभा है। और 243 बी में क्या है? पंचायतों का संविधान है। और 243 सी में क्या है? पंचायतों का गठन है। 243 डी में क्या है? सीटों का आरक्षण है। 243 डी में सीटों का आरक्षण है। और 243 ई में क्या है? पंचायतों का कार्यकाल है। 243 ई में क्या है? पंचायतों का कार्यकाल है। और 243 एफ में क्या है? से अयोग्यता, यानी कि एफ मतलब फेल। ठीक है, अयोग्यता। वहीं जी में क्या है? जी मतलब शक्तियां, पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। और एच में क्या है? करारोपण की शक्ति। एच में क्या है? करारोपण की शक्ति। और आई में क्या है? पंच वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन किसमें? 243 आई में। और 243 जे में क्या है? पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण है। पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण किसमें? 243 जे में है। और 243 के में क्या है? पंचायतों का चुनाव है। के है चुनाव, पंचायतों का चुनाव 243 के में है। और एल में क्या है? संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। एल में है संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। आप इन लास्ट को याद रखना दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और 243 एम में क्या है? कतिपय मामलों में इस भाग पर लागू ना होना। कतिपय मामलों में इस भाग का लागू ना होना, ये 243 एम में है। और 243 एन में क्या है? पहले से विद्यमान कानून एवं पंचायतों का जारी रहना, ये 243 एन में है। आप ना इनको याद करिएगा, है ना, एक बार वीडियो को पीछे करिए और फिर इनको याद करिएगा। ये याद कर लो, क्योंकि यही दोस्तों घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। कभी कूट में पूछे जाएंगे तो कभी वन लाइनर में पूछे जाएंगे। आपसे क्वेश्चन देखना दोस्तों, यहीं से बनेंगे, कई क्वेश्चन बन जाएंगे। 1948-49 में संविधान सभा में पंचायती राज पर चर्चा हुई। क्या हुई? संविधान सभा में पंचायती राज पर चर्चा हुई। और महात्मा गांधी जी का मानना था कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थापित होना चाहिए। महात्मा गांधी जी का क्या मानना था? कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण स्थापित होना चाहिए, ये महात्मा गांधी जी का मानना था। और उन्हीं की विचारधारा के एक व्यक्ति थे, उनका नाम था आचार्य मन्नारायण अग्रवाल। आचार्य मन्नारायण अग्रवाल। आगे देखिए भाग 4 में, आपको मालूम होगा भाग 4 में आर्टिकल 40 में, अनुच्छेद 40 में और डीपीएसपी में, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ग्राम पंचायतों गठन किया जाए और उन्हें शासन की इकाई के रूप में स्थापित किया जाए। आगे देखिए दोस्तों, पंचायती राज में कार्यदल मंत्रालय बना। ये कब बना? 1949 में बना। कब बना? 1949 में बना। इसके मंत्री कौन थे? एस के डे थे। कौन थे? एस के डे। पंचायती राज एवं कार्यदल मंत्रालय के मंत्री कौन थे? तो एस के डे थे। कब की बात हो रही दोस्तों? 1949 में। फिर देखिए 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम
सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया, उसमें क्या था, पंचायतों के कार्य एवं शक्तियों का प्रयोग करेगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो, स्थानीय संस्थाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, अनुकूल स्थानीय संस्थाओं के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, ठीक है, जिसमें मुख्य भूमिका जिला प्रशासन की हो। यानी कि इन्होंने बात किसकी की थी, मुख्य भूमिका में कौन रखा, मुख्य भूमिका में इन्होंने रखा जिला प्रशासन को। फिर देखिए आगे क्या हुआ, 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम आया, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम आया। ये किससे प्रेरित था, अमेरिकी एक फाउंडेशन था, इसका नाम था फोर्ड फाउंडेशन। क्या नाम था, फोर्ड फाउंडेशन, उसके संयोग से आया था क्या, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। कब आया था, 2 अक्टूबर 1953 में आया था। आगे देखिए ये बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। क्या किया गया, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इन्होंने सिफारिशें अपनी की 24 नवंबर 1957 को। कब, 24 नवंबर 1957 को। क्यों, क्योंकि सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम दोनों असफल रहे थे, और इसी की जांच के लिए दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। किसकी जांच के लिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम 1953 और 2 अक्टूबर दोनों में, ठीक है, याद रखना। भारत में पंचायती राज संस्थाओं के विकास हेतु बलवंत राय मेहता समिति ने कुछ सिफारिशें दोस्तों की थी, उनको आपको मालूम होना चाहिए। जैसे त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की स्थापना की जाए, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था की स्थापना की जाए, जिसमें जिला पंचायत हो, पंचायत समिति हो और ग्राम पंचायत हो, ग्राम पंचायत हो, पंचायत समिति हो और जिला पंचायत हो, ठीक है। 3 स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़े होने चाहिए। कैसे, अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़े होने चाहिए, यानी डायरेक्ट चुनाव से नहीं जुड़े होने चाहिए। तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा जुड़े होने चाहिए, ठीक है। आगे देखिए इनकी सिफारिशें, और देखिए ये सिफारिशें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए। ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा, जबकि पंचायत समिति और जिला पंचायत गठन इसका दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा हो। जो पंचायत समिति और जो जिला पंचायत है, इसका गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, ठीक है। इनकी ये सिफारिश थी। वहीं देखिए इन क्षेत्रों में सभी विकास कार्य योजना इन निकाय को ही सौंप दिए जाने चाहिए। इन क्षेत्रों में सभी विकास कार्य और जो योजनाएं होती है वो इन निकायों को दे देनी चाहिए। किनको, ग्राम पंचायत को, ठीक है, जिला पंचायत को और क्षेत्र पंचायत को, ठीक है, इनको दे दिया जाना चाहिए। भाई जिला परिषद का अध्यक्ष जिलाधिकारी होगा और पंचायत समिति कार्यकारी निकाय होगा। पंचायत समिति कैसी होगी, कार्यकारी निकाय होगा। आपसे यही पूछा जाएगा, बताइए कार्यकारी निकाय कौन सा है, तो पंचायत समिति है, ठीक है। और जिला पंचायत क्या है, एक सलाहकारी निकाय है, समन्वयकारी निकाय है, पर्यवेक्षण है, ठीक है। तो जिला पंचायत ये दोस्तों सलाहकारी निकाय है और वही पंचायत समिति कार्यकारी निकाय है, आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। और यही आपसे पूछा जाएगा। लोकतांत्रिक निकाय में शक्ति एवं उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए, वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए। इन निकायों को पर्याप्त शक्ति और स्रोत मिलने चाहिए, इन निकायों को पर्याप्त शक्ति और स्रोत मिलने चाहिए। किनको, ग्राम पंचायत को, क्षेत्र पंचायत को, जिला पंचायत को, ठीक है। आगे देखिए जिससे ये अपनी जिम्मेदारियों को प्रभावी तरीके से चला सकें, भविष्य में अधिकारों और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पद्धति विकसित की जाए। वहीं देखिए 1958 में राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकृति दे दी। पंचायती राज जो है ना वो राज्य सूची का विषय है, पंचायती राज क्या है, राज्य सूची का विषय है। वहीं देखिए विभिन्न राज्यों में इन संस्थाओं के स्तरों की संख्या, इनका कार्यकाल, जो समिति है, संगठन है, कार्य है, अन्य तरीकों में क्या था, अंतर देखने को मिला। आपको मालूम होगा राजस्थान में त्रिस्तरीय है, वहीं तमिलनाडु में 2 स्तरीय है, तमिलनाडु में 2 स्तरीय है, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है, पश्चिम बंगाल में 4 स्तरीय है, और उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय है। आपको ये मालूम होगा। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायत समिति मजबूत थी, पंचायत समिति क्या थी, मजबूत थी। वहीं महाराष्ट्र और गुजरात में जिला परिषद मजबूत थी, महाराष्ट्र और गुजरात में क्या थी, जिला परिषद मजबूत थी। आइए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। 2 अक्टूबर 1959 को, आपको मालूम होगा 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पीढ़ी की पंचायत का उद्घाटन किया था। ठीक है दोस्तों, याद रखना कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले से जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था, पंचायतों का उद्घाटन किया था। केरल विधानसभा में केरल जिला परिषद विधेयक लाया गया कि भाई विधानसभा भंग होने के पश्चात यह विधेयक पारित नहीं हो पाया। किसमें, केरल में। 1964-67 में प्रथम पीढ़ी के पंचायती राज संस्थाओं का अवसान। ठीक है। 1978 में क्या हुआ, पश्चिम बंगाल में 1978 में पश्चिम बंगाल में 4 जून को दलीय आधार पर, किसके आधार पर, दलीय आधार पर पंचायती चुनाव संपन्न हुए और इसी के साथ हुई। तो दूसरी पीढ़ी की पंचायती राज शुरुआत कहाँ से हुई थी, पश्चिम बंगाल से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि दूसरी पीढ़ी की पंचायती राज की शुरुआत कब से, कहाँ से हुई थी, पश्चिम बंगाल से हुई थी। ठीक है, कब से, 1978 में। आगे देखिए पंचायती राज की कार्य प्रणाली पर 12 दिसंबर 1977 को अशोक मेहता समिति ने 12 दिसंबर 1977 को अशोक मेहता समिति की नियुक्ति की, जिसने अपनी रिपोर्ट
21 अगस्त 1978 को सौंपी। अब देखिए अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति 12 दिसंबर 1977 को आई थी। कब इसका गठन हुआ था? 12 दिसंबर 1977 को गठन हुआ था, ये याद रखना। अगर आपसे सिफारिशें पूछी जाए तो आप बताना 21 अगस्त 1978 को। कब? 21 अगस्त 1978 को। कुल सिफारिशें कितनी थी? 132। याद रखना कि अशोक मेहता समिति ने कितनी सिफारिशें की थी? 132 सिफारिशें की थी। और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के गठन की बात की। तो इन्होंने जो त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता जी ने बात की थी, उनको इन्होंने बदल दिया द्विस्तरीय से। किसने? द्विस्तरीय से। जिला स्तर पर जिला पंचायत और एक मंडल पंचायत बननी चाहिए। 15 से 20 हजार जनसंख्या का समूह होना चाहिए, वहां पे मंडल पंचायत बनेगी। और जिला परिषद, यानी कि इन्होंने 2 स्तर की बात की। राज्य स्तर के नीचे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु जिला पहला बिंदु होना चाहिए। ये किनका मानना था? ये अशोक मेहता जी का मानना था। राज्य स्तर के नीचे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु जिला क्या होना चाहिए? पहला बिंदु होना चाहिए। यानी जैसे कि राज्य स्तर होता है, फिर क्या? फिर जिला स्तर की बात करी उन्होंने, यानी कि राज्य स्तर के नीचे इन्होंने जिला स्तर रख दिया। ठीक है। और फिर दोस्तों मंडल पंचायत, यानी कि मंडल पंचायत में इन्होंने जनसंख्या भी डिसाइड कर दी, 15 से 20 हजार। ये जनसंख्या आपसे पूछी जाएगी, याद रखना। आगे देखिए, जिला परिषद जो है ना वो मुख्य कार्यकारी निकाय है। इन्होंने जिला परिषद को क्या बताया? मुख्य कार्यकारी निकाय बता दिया कि जो जिला परिषद होगा वो मुख्य कार्यकारी निकाय होगा। आप इसको भी याद रखना। ठीक। राज्य स्तर पर सभी योजनाओं एवं विकास कार्य के लिए एक जिम्मेदार निकाय होना चाहिए। यानी राज्य स्तर पे बात की जा रही, तो इनका कहना है कि राज्य स्तर पर सभी योजनाओं और विकास कार्यों के लिए, जितने भी योजनाएं और विकास कार्य हो, वो वहाँ पे क्या होना चाहिए? एक जिम्मेदार निकाय होना चाहिए राज्य स्तर पर। यानी कि सरकार के पैरेलल में एक सरकार खड़ी करना चाह रहे, तो ऐसा दोस्तों कभी हो ही नहीं सकता। पंचायती राज चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक दलों को भागीदार होना चाहिए। जिला स्तर पे क्या? जिला स्तर पर समिति नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण करेगी। जिला स्तर पर क्या करेगी? एक समिति होगी, उसका कार्य क्या होगा? नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण करेगी। ठीक है। और जो विधायकों के माध्यम से होगा, किसके माध्यम से होगा? विधायकों के माध्यम से होगा। विकास कार्य के लिए जो धनराशि आवंटित की जाए वो उन समूहों के पास पहुंच पा रही है अथवा नहीं पहुंच पा रही है। राज्य सरकार किसी भी शर्त पर पंचायतों का अतिक्रमण नहीं कर सकती, पंचायतों का अतिक्रमण नहीं कर सकती। ये तो बात अच्छी गई है। आवश्यक हो तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना चाहिए। आवश्यक है तो 6 महीने के भीतर चुनाव कराना चाहिए। ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही और न्याय पंचायत के विकास पंचायत से अलग रखने की बात कही। यही क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए, न्याय पंचायत के गठन की बात की और न्याय पंचायत को जो विकास पंचायत से अलग रखने की बात किसने की? तो अशोक मेहता समिति ने की। ठीक है। न्याय पंचायत में योग्य न्यायाधीश होने चाहिए। बताइए दोस्तों, योग्य न्यायाधीश किस पंचायत में नहीं होते हैं? तो इन्होंने कही कि न्याय पंचायत में योग्य न्यायाधीश होने चाहिए। आगे देखिए फ्रेंड्स, 1985 में भूतपूर्व योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास के प्रशासकीय पक्ष पर 25 मार्च को गठित जीवीके राव समिति ने उन्हें अपनी रिपोर्ट दिसंबर में सौंपी। आइए दोस्तों, अब जीवीके राव समिति पढ़ते हैं। गठित की गई थी 25 मार्च 1985 को। कब? 25 मार्च 1985 को। सिफारिश कब आई थी? दिसंबर 1985 में। ठीक है, सिफारिशें आई थी दिसंबर 1985 में। योजना आयोग द्वारा गठित ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने हेतु, ये आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बताइए योजना आयोग द्वारा गठित कौन सी समिति है? तो आप बताना जीवीके राव समिति है। किसके लिए आई थी? ग्रामीण विकास की गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने हेतु। इन्होंने क्या कहा पंचायती राज को? इन्होंने कहा पंचायती राज बिना जड़ की घास है। ये भी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने पंचायती राज को बिना जड़ की घास बोला। पॉइंट्स याद रखना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। और देखिए, पंचायती राज व्यवस्था का विकास कार्य लोकतांत्रिकरण नहीं हुआ। पंचायती राज व्यवस्था का जो विकास कार्य था वो लोकतांत्रिकरण नहीं हुआ, ग्राउंड पर विकास नहीं हुआ। केवल विकास फाइलों तक सीमित रहा, केवल विकास फाइलों तक सीमित रहा। ये किनका कहना था? ये था जीवीके राव समिति का कहना। जीवीके राव समिति ने क्या कहा? बिना जड़ की घास बोला। ये पॉइंट से याद रखना। और ग्रामीण विकास गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई थी? तो ये गठित की थी जीवीके राव समिति गठित की गई थी। और किसने की थी? योजना आयोग द्वारा गठित की गई। ये भी क्वेश्चन बनेगा आपसे। ठीक है, आगे देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार जीवीके राव समिति ने अपनी सिफारिशों में जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हेतु सबसे महत्व की संस्था माना। सभी योजनाओं एवं विकास कार्य का क्रियान्वयन, निगरानी, नियंत्रण जिला परिषद को सौंप दी जानी चाहिए। ये जीवीके राव समिति का कहना है। ठीक है, और आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों, हनुमंत राय समिति। कौन समिति? हनुमंत राय समिति। हनुमंत राय समिति ने क्या कहा दोस्तों? देखिए, हनुमंत राय समिति ने जिला अधिकारी अथवा किसी मंत्री के अधिक अलग जिला योजना निकाय बनाने की वकालत की। आगे देखिए, हनुमंत राय समिति और जीवीके राव समिति दोनों अलग अलग हैं। हनुमंत राय समिति में जिला अधिकारी की लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका स्वीकार की गई। किसमें? हनुमंत राय मेहता समिति में। समिति ने जिला स्तर पर सभी
विकासात्मक तथा आयोजनात्मक गतिविधियों के जिलाधिकारी को समन्वय बनाने की घोषणा की। आगे देखिए नोट्स में देखिए, बलवंत राय और अशोक मेहता, जीवी के राव प्रशासनिक सुधार आयोग और हनुमंत राय समिति, इनकी रिपोर्ट में महत्वपूर्ण क्या था? इनकी रिपोर्ट में महत्वपूर्ण था जिलाधिकारी। इनकी रिपोर्ट में पंचायतों में जिलाधिकारी को महत्वपूर्ण बताया गया था। आगे देखिए एलएम सिंघवी समिति यानी कि लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, लोकतंत्र में विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनः उद्धार किया जाए। एलएम सिंघवी समिति का गठन किया गया था। पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक मान्यता, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने और उन्हें संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। उनको संवैधानिक मान्यता देने और उनको संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट से बनेगा कि संवैधानिक मान्यता की बात किसने की थी? एलएम सिंघवी समिति ने। भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए। अब देखिए दोस्तों, जो 29 कार्य है ना, आपको ना एक बार इन 29 कार्यों को देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। देखिए दोस्तों, कृषि विस्तार, क्या कृषि विस्तार भाई, भूमि सुधार, कृषि विस्तार भूमि सुधार, जिसमें चकबंदी और हदबंदी आती है, किसमें? भूमि सुधार में। लघु सिंचाई साधन, लघु सिंचाई साधन, मत्स्य पालन। आपको ना इनको बस एक नज़र में देखना है। इसको क्यों? कि आपको आइडिया होना चाहिए कि हाँ ये ग्राम पंचायत के कार्य हैं, ठीक। और देखिए पशुपालन में क्या आएगा? डेयरी उद्योग, ठीक है, कुक्कुट उद्योग। लघु उद्योग में क्या आएगा? खाद्य प्रसंस्करण, खादी और ग्राम उद्योग, जिसमें कुटीर भी आएगा। सामाजिक वानिकी, ग्रामीण ग्रामीण आवासन, ठीक है, और लघु वन उपज, लघु वन उपज ये ग्रामीणों के लिए आधारभूत कार्य हैं। कौन से? ये है दोस्तों ग्रामीणों के लिए आधारभूत कार्य हैं। बस ये भी मालूम होना चाहिए कि ग्रामीणों के लिए आधारभूत कार्य कौन से हैं। कृषि विस्तार है, भूमि सुधार है, चकबंदी हदबंदी, ये भी दोस्तों भूमि सुधार में आता है। लघु सिंचाई साधन है, मत्स्य पालन है, पशुपालन, डेयरी उद्योग, कुक्कुट उद्योग है, ठीक है। लघु उद्योग है जिसमें खाद्य प्रसंस्करण आता है, ठीक है। वही खादी और ग्राम उद्योग है जिसमें कुटीर भी आता है। सामाजिक वानिकी, ग्रामीण आवासन और लघु वन उपज, ग्रामीण आवासन, लघु वन उपज, ठीक है। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए नेक्स्ट कार्य पेयजल, 11वें नंबर कौन सा है? पेयजल। फिर ईंधन चारा, सड़कें, पुलियां, पुल, फेरी, जलमार्ग, अन्य संसाधन, ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण, जिसके अंतर्गत विद्युत का वितरण। अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, कैसे स्रोत? अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ये 29 कार्य में आता है, ठीक है। आगे देखिए शिक्षा, जिसके अंतर्गत प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी हैं। तो ये दोस्तों इसको भी याद रखना, ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय हैं। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, बताइए। हायर एजुकेशन का बात की जाएगी दोस्तों, ठीक है, उच्च स्तरीय शिक्षा की बात की जाएगी, आपको वो हटाना होगा, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, तकनीकी शिक्षा भी मिलेगी, यानी तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा। प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा भाई पुस्तकालय तक हैं जो 11 से 20 तक हैं। कहाँ तक? जो 11 तक 20 तक है, जो पुस्तकालय तक है। पेयजल से ये कैसे हैं? ये अवसंरचनात्मक विकास कार्य हैं। कैसे? अवसंरचनात्मक विकास कार्य हैं। जहाँ मत्स्य पालन की बात की जा रही थी, जहाँ कृषि की बात की जा रही, वो ग्रामीणों के लिए कैसे थे? आधारभूत कार्य थे। कैसे थे? आधारभूत कार्य थे। और वहीं देखिए अवसंरचनात्मक कार्य, जिसमें क्या आएगा? जैसे पेयजल, ईंधन चारा, सड़कें, पुलिया, ये अवसंरचनात्मक कार्य है। ग्रामीण विद्युतीकरण, ठीक है, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, प्रौढ़ अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय। और वहीं देखिए दोस्तों 21 से लेके, कहाँ से? 21 से लेके, आपको याद रखना है जी, 21 से लेके यहाँ से 21 से लेके 29 तक ये कैसे कार्य हैं? ये कार्य बौद्धिक और नैतिक कार्य हैं। ये कार्य कैसे हैं? बौद्धिक और नैतिक कार्य हैं। कौन? सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता और औषधालय, अस्पताल की बात की जा रही है। वहीं परिवार कल्याण, महिला विकास और बाल विकास, महिला और बाल विकास, समाज कल्याण, एसटी कल्याण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक अनुरक्षण। तो बौद्धिक और नैतिक कार्य अलग याद रखना। आपको बस मालूम होना चाहिए बौद्धिक कार्य व नैतिक कार्य कौन से, अवसंरचनात्मक कार्य कौन है, और ग्रामीणों के लिए आधारभूत कार्य कौन से। इनमें थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। इसी में क्वेश्चन आपको घुमाया जाएगा। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, भाग 9 में क्या उपबंध है पंचायतों के लिए? भाग 9 में क्या उपबंध किए गए पंचायतों के लिए, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ग्राम पंचायत, आपको मालूम होगा भाग 9 में उपबंध है ग्राम पंचायत। 243 ओ तक जो 16 अनुच्छेद आपने देख लिए। 11वीं अनुसूची में प्रावधान है, ठीक है। अनुसूचित जनजाति क्षेत्र मालूम होना चाहिए। पेशा अधिनियम कब आया था? 1996 में आया था। ये अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए, किसके लिए? अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के लिए। 244
1 में उल्लिखित है। ये आर्टिकल याद रखना कि ठीक है, अनुसूचित जनजाति के क्षेत्र जो किसमें है 244 1 में उल्लिखित है। और पेशा एक्ट कब आया था 1996 में आया था, 1996 याद रखना। ठीक है, आगे देखिए भाग 9 के प्रावधानों को सभी जगह लागू किया जाएगा। भाग 9 के प्रावधानों को सभी जगह लागू किया जाए। अपवाद स्वरूप धारा 4 के प्रावधान हैं वहां पर लागू नहीं करवा सकते हैं। जहां दोस्तों धारा 4 के प्रावधान लागू है वहां पे भाग 9 के प्रावधान लागू नहीं होंगे, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, याद रखना दोस्तों। आगे देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 ने आपको मालूम होगा क्या व्यवस्था करता है कि जिसका सभी राज्य क्या करेंगे, पालन करेंगे। कैसे करेंगे, ग्राम पंचायत और उनके संस्थाओं का गठन करेंगे। ग्राम पंचायत एवं अन्य संस्थाओं का गठन करेंगे। कौन, राज्य करेंगे। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर भाग 9 के प्रावधानों में अपने राज्य के संदर्भ में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अपने राज्य के संदर्भ में कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। कंडीशंस देखिए, ऐसे कोई भी क्षेत्र गांव जहां प्राचीन परंपराएं रूढ़िवादी जिसका वे स्वयं प्रबंध करते हैं, पंचायतों के बारे में कोई राज्य विधान बनाए जो सामाजिक धार्मिक के अनुरूप हो, जैसे वहाँ के लोग रहते हैं उनके अनुरूप होना चाहिए। ठीक है, ग्राम पंचायतों की एक ग्राम सभा होगी जो ऐसी व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जिनके नाम को ग्राम स्तर पर पंचायत के लिए निर्वाचन नियमावली में सम्मिलित किया जाएगा। आगे देखिए, प्रत्येक ग्राम सभा लोगों की परंपराओं और रूढ़ी, उनकी सांस्कृतिक पहचान, समुदायों के संसाधन और विवाद निपटाने के लिए ठीक है रूढ़िजन ढंग का संरक्षण करेगी। ठीक है दोस्तों, याद रखना। अब दोस्तों एक वीडियो आएगा जिसमें केंद्र प्लस राज्य की कंप्लीट योजनाएं होंगी। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिएगा और रिवीजन करिएगा और अपनी थ्योरी पढ़ते रहिए। ठीक है, अब दोस्तों वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।